नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। 2024 प्रस्थान करने को है। तमाम इंडस्ट्री इस साल अपने बिजनेस मॉडल, कंज्यूमर डिमांड, सप्लाई, सस्टेनेबिलिटी समेत पूरे साल के मार्केट ट्रेंड पर मंथन कर रही है। इकोनॉमी की रफ्तार, रुपए का स्तर समेत ग्लोबल एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए बीते साल के प्रदर्शन और आने वाले साल के लिए अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में बीते कुछ सालों में गुलजार हुए रियल एस्टेट सेक्टर के लिए कैसा रहा 2024? घरों की बिक्री, नए लॉन्च, इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, इमर्जिंग वर्टिकल्स एंड ट्रेंड समेत अनसोल्ड स्टॉक की वास्तविक स्थिति और डेवलपर्स का फोकस किधर रहा है, यह भी समझने की जरूरत है ताकि हमें प्रॉपर्टी सेक्टर के सही मूड का अंदाजा हो सके। भारत में जब रियल्टी सेक्टर का जिक्र होता है तो तीन सबसे बड़े मार्केट हैं जो देश के आधे से ज्यादा रियल एस्टेट की दिशा और दशा तय करते हैं: एनसीआर, एमएमआर और साउथ इंडिया। तो आज हमने एक शानदार पैनल रखा है जो इन तीनों मार्केट की वास्तविक तस्वीर को पेश करता नजर आएगा। आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, सीएमडी हैं हीरानंदानी ग्रुप के। 4 दशक से एमएमआर के रियल एस्टेट में लीडिंग पोजीशन में हैं। एमएमआर समेत देश के रियल एस्टेट मार्केट पॉलिसी के लिहाज से गहरी पकड़ रखते हैं। निरंजन सर, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन से, खासकर गुरुग्राम से, जो कि सबसे उन्नत लग्जरी प्रॉपर्टी मार्केट माना जाता है, यहां से प्रदीप अग्रवाल हैं, चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल। रियल एस्टेट में खासकर अफोर्डेबल हाउसिंग में एक अलग नजीर पेश किया है आपने। स्वागत है आपका प्रदीप जी। और हमारे साथ हैं अभिषेक कपूर, ग्रुप सीईओ हैं पूर्वांकरा ग्रुप के। आप साउथ इंडिया समेत देश के कई हिस्सों में मौजूद हैं। आपसे 360 डिग्री ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। तो निरंजन सर, सबसे पहले आपके पास आते हैं। एमएमआर की बात करते हैं तो 2024 को आप कैसे याद करेंगे? इस साल एमएमआर में बिक्री, नए लॉन्च और ट्रेंड कैसे रहे हैं? क्या लर्निंग रही है इस साल डेवलपर्स के लिए? दीपक जी नमस्कार, बहुत खुशी होती है आपके साथ जी बिजनेस में जुड़ते। आज के तारीख में 2024 तो बहुत उत्तम रहा एमएमआर के रीजन में। देखा जाए तो लगभग 15% ओवरऑल इंक्रीमेंट सेल्स की हुई है, ओवरऑल नंबर्स और आंकड़े और अमाउंट्स। तो आज देखा जाए तो इसके जो बढ़ोतरी हुई है वो एक्चुअली इंक्रीमेंटल हर क्षेत्र में हुई है, लेकिन एक अलग सा इंक्रीमेंट दिख रहा था जो हम खुद समझते थे कि ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। और वो है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की जो संख्या थी वो थोड़ा कम हो गया। मेरे अंदाज से 40 साल में मैंने कभी नहीं देखा कि अफोर्डेबल हाउसिंग की आंकड़े कम हो कोई भी साल में। 40 साल की मैं बात कर रहा हूँ। और मिड इनकम हाउसिंग और जो लग्जरी हाउसिंग है वहां बढ़ोतरी लगभग 10 से 15% इंक्रीज हो गया है। प्राइस पॉइंट्स देखा जाए तो बिटवीन 5 एंड 10% प्राइस इंक्रीज हो गया है। एवरेज में गिना जाए तो कोई एरिया में नहीं हुआ है, कोई एरिया में और भी ज्यादा हुआ है। तो ऐसे देखा जाए कि ओवरऑल आंकड़े बढ़ गए। तीसरी बात है कि जो अनसोल्ड स्टॉक्स है मेरे अंदाज से काफी कम हो गए हैं। लगभग डिक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक लगभग 20 to 22% रहा है। जो प्रीवियस ईयर अनसोल्ड स्टॉक थे और इस साल अनसोल्ड स्टॉक है, ये इंस्पाइट ऑफ नए लॉन्चेस जितने हुए हैं उसके इंस्पाइट ऑफ जो है मीन सेल्स की जो संख्या रही है वो बढ़ रही है। और आगे भी ऐसे दिख रहा है। तो आगे देखा जाए 2025 में 3 डायरेक्शंस में एमएमआर बढ़ेगी। ये 3 डायरेक्शन है जो लास्ट ईयर की बात है और आगे मेरे अंदाज से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण यहाँ इंक्रीमेंटल कंटिन्यू होंगे। प्रदीप सर, गुरुग्राम में हमने इस साल काफी अच्छे सील और नए लॉन्च देखे हैं, खासकर लग्जरी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कैसे याद करेंगे 2024 को? सबसे पहले तो यही बताइए। नमस्कार दीपक जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत इस प्रोग्राम पर बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। देखिए, 2024 जो है वो इस दशक का मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ईयर है। और इसके बहुत सारे रीजन हैं। इसका डिमांड एक रीजन है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर जितना फोकस गवर्नमेंट का रहा लास्ट कुछ सालों में, वो भी एक रीजन है कि जिससे ये जो एरियाज हैं काफी अनलॉक हुए हैं। और इसके अंदर एक सबसे बड़ा जो मेजर मुझे लगता है एक रीजन रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसने जो खास करके जो सबक के एरियाज हैं उनको ओपन किया है।
क्योंकि देखिए गुरुग्राम जो है, उस गुरुग्राम की कुछ ऐसे सबब्स हैं जो खास करके सोहना रीजन है या मानेसर एरिया है, अभी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफी ज्यादा ट्रेवल टाइम उसमें कम हो गया है। सोहना के अंदर जो राजीव चौक से सोहना तक की जो दूरी पहले 45 मिनट्स की होती थी ट्रेवल टाइम, वो अभी लगभग 10 से 15 मिनट रह गया है। और जो प्राइस पॉइंट है वो काफी अफोर्डेबल है अभी भी वहां पर, प्राइस बढ़ने के बाद। मैं ये कह सकता हूं बहुत कॉन्फिडेंशियली, बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंट में, कि आने वाले वक्त में भी जो डिमांड है ये इस तरीके की बनी रहेगी। 2025 मुझे लगता है कि इस साल से भी बेहतर रहने वाला है। अभिषेक जी, आपके पास आएंगे। एनसीआर और एमएमआर में तो दिग्गजों ने इस प्रॉपर्टी मार्केट की तस्वीर को पेश किया है। साउथ के मार्केट में कैसा रिस्पांस रहा है इस साल? आपके लिए क्या लर्निंग रही है? दीपक जी, जो दो तीन ट्रेंड जो कॉमन है कंट्री वाइड, वो यहाँ पे भी नजर आया है। आप प्राइस अप्रिसिएशन देखें अगर से, तो 10 से 15% का प्राइस अप्रिसिएशन एवरेज रहा है सभी मार्केट्स में साउथ में। कुछ जगहों पे, कुछ लोकेशंस में 20% से ज्यादा रहा है अप्रिसिएशन। लेकिन अब पहली बार ऐसा है कि अक्रॉस द कंट्री और सदर्न रीजन में स्पेसिफिकली एक साल से कम की इन्वेंट्री है आज। तो अगर कोई लॉन्च ना हो तो एक साल तक की इन्वेंट्री बची नहीं है हमारे पास बेचने के लिए। तीसरी चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी एक्साइटिंग न्यूज रही है इस साल की और अगले साल के लिए एक इंडिकेटर है, वो है कमर्शियल एक्टिविटी। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है इस साल का और लीडिंग इंडिकेटर है अगले साल के लिए। तो मुझे लगता है ओवरऑल अगर आप साउथ इंडिया की बात करें तो एक बैंगलोर कमर्शियल लीजिंग में सबसे बड़ा मार्केट है कंट्री में, तो डिमांड यहाँ पे काफी रोबस्ट है और रहेगी। प्रॉब्लम जैसे कि एनसीआर में रही है और कुछ और मार्केट्स में रही है, सप्लाई साइड की चैलेंज है, जो मुझे लगता है अगले एक दो क्वार्टर में वो सप्लाई साइड की चैलेंज कंप्लीट होगी और जैसे जैसे सप्लाई आएगी मुझे लगता है अगला साल इस साल से बेटर रहेगा। निरंजन सर, नाइट फ्रैंक इंडिया के मुताबिक रियल एस्टेट में पीई इन्वेस्टमेंट 2024 में $4.2 बिलियन रहा है, जो कि बीते साल के मुकाबले 32% ज्यादा है। टोटल पीई निवेश का 45% वेयर हाउसिंग में आया है। मुंबई सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है निवेशकों के लिए। तो कैसे देखते हैं इसको और आगे कैसे निवेश की उम्मीद कर रहे हैं? विश्व में जो सरप्लस फंड्स हैं वो अलग अलग मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं। आज की तारीख में जो इंटरनेशनल फंड्स हैं वो विचार कर रहे हैं कि कैसे चाइना +1 में कहाँ इन्वेस्टमेंट हम करें। तो ज्यादातर इस साल 24 में उन्होंने ज्यादा भारत में, हमारे देश में उन्होंने इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया है। और आगे भी हमें ऐसे ही लग रहा है कि क्योंकि जो डिस्टर्बेंस लोगों को चाइना से रहे हुए और वहां की रियल एस्टेट मार्केट वैसे ही दबी हुई है, तो वहां फर्दर इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करने की कोई गुंजाइश नहीं। तो आगे देखा जाए तो हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट यहाँ है। हम बाकी ये समझ सकते हैं कि आगे 2025 के इंक्रीमेंटल रेशियो हमारे एरिया में एफडीआई में अलग अलग इन्वेस्टमेंट जैसे रीट्स के अंदर, या दो भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हमारे एरिया में एफडीआई में अलग अलग इन्वेस्टमेंट जैसे रीट्स के अंदर, या दो भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं आईपीओ के अंदर, जो भी रहेंगे वो बढ़ते जाएंगे। और मैं उम्मीद रख सकता हूं कि जितने हम अगले साल में देखें कि 10 to 15% जो बढ़ोतरी हुई है, शायद इस साल भी हम उसकी उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन ये हेडविंड्स हो तो जरूर उसके परसेंटेज कुछ कम ज्यादा हो। प्रदीप सर, आपसे सवाल यह होगा कि 2021 से रेजिडेंशियल में हुए निवेश में 104% की ग्रोथ दिखी है, इसे कैसे देखते हैं? दूसरा, सेगमेंट वाइज आगे कहां अधिक तेजी बनती हुई दिख रही है? लग्जरी, मिड और अफोर्डेबल में क्या रेशियो रहने वाला है? दीपक जी देखिए, जहां इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो इंडिया इस वक्त जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनका एक फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है। आप देखें कि और कहीं ना कहीं जो रियल एस्टेट के अंदर जिस तरीके का एक उछाल आया है, उससे भी कहीं ना कहीं एक काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में दिखाई दिया है। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन रेगुलेटर भी रहा है कि जो रेगुलेटर का ऑन बोर्ड होना, वो भी कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है। यही एक रीजन है कि जो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं ये कंटिन्यू आ रही हैं
और जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि ये इन्वेस्टमेंट अभी और भी चांसेस हैं कि ये इंक्रीज होगी इंडिया के अंदर। मैं भी बिल्कुल इन लाइन हूं कि आने वाले वक्त में ये इन्वेस्टमेंट आपको बढ़ती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि इंडिया एक अपॉर्चुनिटी वाला देश है जिसके अंदर हाउसिंग की जो डिमांड है वो नीड बेस है, तो अभी काफी कम है सप्लाई साइड में। क्योंकि आप भी देखें तो 6 से 7 लाख का एनुअली हमारा टोटल सप्लाई है, जो कुछ 140 करोड़ के देश में कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं। अगर आप प्राइस पॉइंट की बात करें तो मैं मानकर चलता हूं कि जितने ऑल अक्रॉस द सेक्टर है, प्राइस पॉइंट 8 से 10 पॉइंट का इंक्रीमेंट आपको एवरी ईयर नजर आएगा। खास करके अगर यानी हो सकता है किसी ईयर में कहीं एक सॉफ्टनेस आपको दिखाई भी दे जाए कुछ 2 4 6 महीने के लिए, लेकिन उसका मतलब अब जैसे पुराने वक्त में होता था वो शायद रिपीटेशन नहीं होगी। तो आप ये कह सकते हैं इन सारी चीजों को देखते हुए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आने वाले साल में भी जो ग्रोथ है हाउसिंग के अंदर, जो प्राइस के अंदर है, वो आपको जरूर दिखाई देने को मिलेगी। अभिषेक जी, टोटल प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट में 42% यूएई से आया है, 15% सिंगापुर से और 32% डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स रहे हैं। सेगमेंट वाइज इसे कैसे देख रहे हैं? वेयर हाउसिंग में सबसे अधिक निवेश आया है, रेजिडेंशियल में निवेशकों का फोकस बढ़ेगा या फिर कमर्शियल साइड ज्यादा फोकस रहेगा? जी दीपक जी, जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, मुझे लगता है कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट स्पेशली रेसिडेंशियल में अब और जोर पकड़ेगा अगले 2 साल 3 साल में। इसका रीजन ये है कि जो डिमांड रही है वो बड़ी रोबस्ट रही है, और इसका मतलब ये है कि जो लार्जर डेवलपर्स हैं उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट और बढ़ती जा रही है। और कैपिटल फंडिंग का 2 ही 3 जरिया है। एक पब्लिक मार्केट्स है जिसमें अब आप देखें सारे क्रेडिबल प्लेयर्स आज पब्लिक मार्केट में मौजूद हैं। दूसरा जरिया है आप डेट ले लें, तीसरा जरिया है प्राइवेट इक्विटी ले लें। तो जो प्राइवेट इक्विटी वाला जरिया है वो मुझे लगता है अभी काफी काफी अनटैप्ड है, और काफी इंटरेस्ट भी आ रहा है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स से इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड काफी स्ट्रांग रहेगा अगले 2 से 3 साल में, क्योंकि जितनी जितनी इन्वेंट्री बेची गई है उतना लैंड बैंक रिप्लेनिश करना है प्लस ग्रोथ करना है। तो वो जो प्रोसेस है डिप्लॉयमेंट का, इन्वेस्टमेंट का, वो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस काफी इंक्रीमेंटली रिक्वायर्ड होगा, और उसके लिए जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी उसमें प्राइवेट इक्विटी डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेगी, और काफी इन्वेस्टमेंट आई वुड एक्सपेक्ट की आएगा। निरंजन सर, आपसे समझना चाहेंगे कि इस साल पॉलिसी सपोर्ट कैसा रहा है, क्योंकि बीते बजट में काफी कुछ मांग थी आप लोगों की, आगे बजट करीब है, 1 डेढ़ महीने के अंदर आने ही वाला है, तो पॉलिसी लेवल पर आपका रिएक्शन क्या है, आगे क्या उम्मीद कर रहे हैं? दिल मांगे मोर। आज की तारीख में देखा जाए कि अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र की जो परसेंटेज कम हो गई थी 2023-24 के बीच में, वो शायद बिकॉज ऑफ दिस रीजन अफोर्डेबल हाउसिंग की फिर गुंजाइश है कि वो फिर बढ़ जाए। तो एक ये अपेक्षा हम रख सकते हैं। तो दिस इज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ व्हाट वी वांट फ्रॉम गवर्नमेंट। नंबर 2, हम आरबीआई गवर्नर से एक उम्मीद रखते हैं कि कुछ ब्याज कम कर दे, क्योंकि पहले जो हम अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र में 6.5% में हम ब्याज में घर के जो लोन्स होते थे वो होते थे, आज की तारीख में 8.5-9% है, मतलब 20% बढ़ गई। तो ईएमआई अफोर्डेबल हाउसिंग क्षेत्र में ये 20% बहुत ज्यादा गिना जाता है। तो मेरे अंदाज से ये हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसमें और भी क्या लाभ सकते। तीसरी बात है कि जो इंटरेस्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन है ब्याज के, वो 10-15 साल से 2 लाख रुपया ही वहां अटके हुए हैं, और घरों के दाम बढ़ गए, रेडिएटर बढ़ गए, सब जो कॉस्ट बढ़ गए हैं, और उसके हिसाब से मेरे अंदाज से कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो एटलीस्ट 2 लाख से 5 लाख रुपया किया जाए। ये 3 बातें मेरे अंदाज से ये सब हो जाए तो बहुत ही फर्क पड़ जाएगा। तो या आरबीआई भी और अपने वित्त मंत्री के जो बजट के आ रहे हैं तो वहां भी है। लास्ट ईयर में एक और अच्छा काम किया है कि वो कैपिटल गेन्स टैक्स को कम करके 12.5% जो 20 था उसको 12.5% कर दी। वो बहुत अच्छी बात है। तो वो काफी लोग जो हैं वो 12.5% दे के पूरा करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और री इन्वेस्टमेंट जो घर के हैं
वो प्रोविजन जो है वो उसको क्लियर होना चाहिए कि हम कैसे भी 2 फ्लैट को या 2 बच्चों को साथ साथ में हम कहें तो 3 फ्लैट लें, तो उसकी भी जो रीइन्वेस्टमेंट हम करें तो उनकी वो जो इनकम टैक्स लाभ होता है कि टैक्स फ्री नेचर का, उसका करना। और छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन मेन मुख्य ये बात है कि हम ये 2-3 जल्दी हो जाए एकदम क्लियर, तो मेरे अंदाज से ये हमें इंडस्ट्री के लिए बहुत ही फर्क पड़ जाएगा। तो बिल्कुल चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहां वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में डेवलपर्स के लिए और क्या लर्निंग रही है, आउटलुक को लेकर क्या नजरिया पेश कर रहे हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज हम बात कर रहे हैं ईयर एंडर की, यानी 2024 में रियल एस्टेट डेवलपर्स का नजरिया कैसा रहा है, पूरा साल कैसा रहा, सेल और न्यू लॉन्चेस को लेकर, ट्रेंड को लेकर। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दिग्गजों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अभिषेक जी, टियर 2 शहरों को किस तरह का रिस्पांस दिखा है इस साल, आउटलुक को लेकर आपका क्या नजरिया है, पूर्वांकरा का फोकस किस सेगमेंट पर रहने वाला है 2025 में, पहली बात क्या स्ट्रेटेजी होगी? जी देखिए, टियर 2 सिटीज में ग्रोथ तो क्लियरली नजर आ रही है और जो ट्रेंड रहा है वो ट्रिमेंडस ग्रोथ का रहा है, क्योंकि अर्बनाइजेशन जो है वो इस कंट्री में वो सभी शहरों में हो रही है, लेकिन टियर 2 में ज्यादा गति से हो रही है, परसेंटेज ग्रोथ ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि ये साल जो टियर 2 के लिए रहा है, कुछ सिटीज में हम भी प्रेजेंट हैं, वो अच्छा रहा है। और अगले जो चैलेंज है वो ये है कि टियर 2 सिटीज में ज्यादा ब्रांडेड लार्ज डेवलपर्स की कमी है, क्योंकि आज डेवलपर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं मेजर मेट्रो और मेजर सिटीज में पार्टिसिपेट करने में और सप्लाई लाने के लिए। तो लेकिन जहां तक अगले साल का सवाल है, मुझे लगता है वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अर्बनाइजेशन इस कंट्री में बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है और रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारी डेमोग्राफी में एक ग्रोथ है और जो ये प्रीमियमाइजेशन का जो प्रोसेस चल रहा है अक्रॉस द कंट्री, वो इनफैक्ट टियर 2 सिटीज में ज्यादा गति से चल रहा है। मुझे लगता है 2025 उसी डायरेक्शन में ग्रो। प्रदीप सर, रियल एस्टेट में स्टेट पॉलिसी का ज्यादा प्रभाव होता है, तो स्टेट लेवल पर आप पॉलिसी में क्या सुधार की उम्मीद कर रहे हैं, आउटलुक को लेकर आपका क्या नजरिया है? तो दीपक जी, जैसा मैंने कहा कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, हरियाणा की अफोर्डेबल यानी मॉडल हाउसिंग है, बिल्कुल पूरे देश में सबसे बेस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी वो बनी है। एंड गवर्नमेंट के कुछ जो भी कुछ चीजें हैं उसके अंदर प्राइस पॉइंट को लेकर अगर वो कंसीडर होते हैं, तो आप ये मान के चलिए आने वाले वक्त में हरियाणा के अंदर फिर से आपको अफोर्डेबल हाउसिंग में एक काफी बड़ी सप्लाई आती हुई दिखाई देगी। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगर होम लोन सब्सिडी जो अनाउंस है वो फिर से लोगों को अगर कम रेट पर ईएमआई का बोझ अगर कम होता है किसी तरीके से, तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है वो एक कॉमन मैन के लिए कहीं ना कहीं एक काफी सहूलियत वाली चीज होगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो टियर 2 की बात है, आज आप देखिए अफोर्डेबल हाउसिंग या मिड इनकम हाउसिंग का चैलेंज क्या है कि मेट्रो सिटीज के अंदर या जो उनके अंदर लैंड के कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो खास करके जितने सबब्स हैं टियर 2 के, जैसे मैंने कहा, चाहे सोना एरिया हो, चाहे मानेसर एरिया हो या जेवर एयरपोर्ट जिसका आपने बात किया, क्योंकि अभी रिसेंटली फर्स्ट फ्लाइट वहां पर टेस्टिंग फ्लाइट लैंड हुई है। तो ये सारी चीजें हैं जो अपॉर्चुनिटी पैदा कर रही हैं आने वाले वक्त में। ऐसा नहीं है कि मेरा मतलब आज जो ये हाउसिंग बन रही है ये 100% जितनी वहां पे हाउसिंग की डिमांड है उतनी को पूरा कर रही है, लेकिन डेवलपर हैं वो कहीं ना कहीं कॉल ले रहे हैं और फिर उन क्षेत्र में जा रहे हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि खास करके जिस तरीके से सप्लाई शॉर्ट है मेट्रो एरियाज में, वो कहीं ना कहीं सबब की एरियाज पूरी करेंगे। जितने भी डेवलपर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटी भी है आने वाले वक्त। निरंजन सर, आपका टियर 2 को लेकर क्या नजरिया है? क्योंकि हमने देखा कि पवई, ठाणे, फिर पनवेल, जहां जहां पहुंचे हैं वहां एक नए तरह का डेवलपमेंट देखने को मिला है, तो अब किन लोकेशन पर फोकस दिख रहा है आपका? आपके मुंह में घी शक्कर। तो सिचुएशन ये रहा है कि जितने भी एरियाज में टियर 2 हो या पेरिफेरल शहरों के पेरिफेरी में हो, जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी बनी हुई है, वहां जोरदार इंक्रीमेंट हो गई है।
तो जैसे आपने कहा, ये बॉम्बे पुणे रोड जो चेंज हुई है, अटल के ब्रिज आई हुई है, और अलीबाग जैसे एरियाज क्लियर हो गए, पनवेल एयरपोर्ट आ रही है, ये सब एरियाज की बढ़ोतरी है वो लगभग हमारे अंदाज से लगभग 20 से 25% इंक्रीमेंटल 1-1.5 साल के अंदर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम मिनिमम। और भाव तो बता नहीं सकते हैं, वो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा, लेकिन 5 से 15% जरूर भाव भी बढ़ रहे हैं। तो मेरे अंदाज से ये जो आपने टियर 2 सिटीज की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों आते हैं। एक तो टियर 2 सिटीज होते हैं और पेरिफेरल ऑफ मेन सिटीज जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी बनी हुई है, ये दोनों एरियाज अच्छे बन रहे हैं और बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो अगर आज की इस चर्चा का सार निकालने की कोशिश करें तो 2024 रियल्टी सेक्टर के लिए शानदार साल रहा है। हां, लोअर सेगमेंट जरूर थोड़ी नरमी दिखा रहा है और इसकी वजह भी है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और जमीन की बढ़ती कीमतें अफोर्डेबल प्रोजेक्ट बनाने में दिक्कतें पैदा कर रही हैं। तमाम मांग भी है, ब्याज दरें कम करने की जरूरत है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम करने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि चाइना +1 का विकल्प भारत बनता दिख रहा है, लिहाजा पी निवेशकों का फोकस भारत में दिख रहा है। रियल एस्टेट में इस साल $4.2 बिलियन का निवेश इस बात का प्रमाण है, यानी ओवरऑल रियल एस्टेट में ये साल बेहतर रहा है और अगले साल को लेकर डेवलपर्स काफी बुलिश हैं। तो निरंजन सर, प्रदीप सर और अभिषेक जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये था आज का शो। यहां वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए जी बिजनेस पर।